दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के एक मित्र से मिलने किसी दूसरे गांव जा रहा था। उसका वह मित्र बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। पंडित के गांव से मित्र का गांव काफी दूर था और रास्ते में और भी कई सारे छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित अपने धुन में चला ही जा रहा था कि रास्ते में उसे एक आदमी और मिल गया और वह भी पंडित के साथ साथ चलने लगा। उस आदमी को देख पंडित खुश हो गया। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, साथ साथ चलने से सफर आसानी से कट जाएगा। बात की शुरुआत करने के लिए पंडित ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को यह नाम कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने नाम के अलावा कुछ और पूछना उचित न समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल ही रहे थे कि तभी रास्ते में एक गांव पड़ा। गांव का प्रवेश द्वार आते ही महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। पंडित ने कहा, ठीक है, और वह आगे चल पड़ा। थोड़ी ही देर में उस गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को भैंसे ने अपने सींग में फंसा कर मार दिया। जैसे ही भैंसे ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक थोड़ी ही देर में महाकाल पंडित के पास वापस आ गया। फिर दोनों चलना शुरू कर देते हैं और चलते चलते एक दूसरे गांव के पास पहुंचते हैं। उस गांव के बाहर एक बड़ा सा मंदिर बना था और ठहरने की व्यवस्था भी अच्छी लग रही थी। पंडित के मित्र का गांव भी अभी वहां से काफी दूर था और रात भी होने वाली थी। तो पंडित ने महाकाल से कहा, रात्रि होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते थक भी चुके हैं और भूख भी लग रही है, तो भोजन करके यहीं रात्रि में विश्राम कर लेते हैं, फिर सुबह आराम से आगे की यात्रा करेंगे। महाकाल ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देना है, तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूँगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ ही देर में गांव में धुआं उठता दिखाई दिया और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। पंडित ने आश्चर्य से सोचा कि ये महाकाल जहाँ भी जाता है वहाँ कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति में। लेकिन पंडित ने रात्रि में महाकाल से इस बारे में कुछ भी पूछना ठीक ना समझा। सुबह होते ही दोनों ने अपने गंतव्य की ओर चलना शुरू कर दिया। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर एक गांव आया। महाकाल ने पंडित से फिर कहा, आप आगे चलते रहिए, मुझे इस गांव में भी एक जरूरी काम है, मैं जल्दी से वह काम निपटा कर आपसे आगे वाले रास्ते में मिलता हूँ। यह कहकर महाकाल वहाँ से चला गया। लेकिन पंडित इस बार आगे नहीं गया। वह वहीं खड़े होकर महाकाल को देखता रहा कि वह कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय महाकाल फिर पंडित के पास पहुँच गया। लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया और उसने महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहाँ कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? महाकाल ने कहा, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत ज्ञानी लग रहे थे, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का साथ बहुत ही अच्छा होता है, परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। पंडित ने कहा, मैं समझ तो गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ शंका है, अगर आप ही अपना परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। तब महाकाल ने जवाब दिया कि मैं एक यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरता हूँ जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से इस बात की आशंका थी, फिर भी महाकाल के मुंह से ये बात सुनकर घबरा गया। लेकिन फिर भी हिम्मत करके पूछा, अगर ऐसी बात है और तुम सच में यमदूत हो तो बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होगी? यमदूत ने जवाब दिया, अगली मृत्यु
तुम्हारे उसी मित्र की है जिसे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। ये सुनकर पंडित सहम गया और सोच में पड़ गया कि अगर सच में यह महाकाल यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सच होगी, और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे अच्छा यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। महाकाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वो सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है, और वह अगले कुछ ही पलों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बातें पढ़ ली थी, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को विश्वास हो गया कि ये महाकाल सच में यमदूत है। जब पंडित को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि महाकाल यमदूत है, तो वह घबरा गया। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसी की तरफ चला आ रहा है, जो कि पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका ही पीछा कर रहा है। लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से लंगड़ा भी, इसलिए ना तो पंडित को आवाज देकर रोक पा रहा था और ना ही उस तक पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक ही जमीन में गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो कि आखिर क्या हुआ। महाकाल पंडित के मन में उठ रहे प्रश्न को समझ गया और बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले ही गांव में तुम्हें देख लिया था और वो वहां से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए हृदयघात के कारण तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था। इसीलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को पूर्णतः यह विश्वास हो गया था कि महाकाल एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरना है। लेकिन पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था। वह ये भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक ही पंडित के मन में स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। इसलिए उसने महाकाल से पूछा, जब मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? ये प्रश्न सुनकर महाकाल जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूँ, किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने समझने या उसे देखने को समय ही नहीं होता। पंडित ने कहा, तो क्या तुम ये बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहाँ, कैसे होगी? महाकाल ने कहा, किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव हो वह अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी ही होता है। परंतु तुम ज्ञानी मालूम पड़ते हो, और तुमने जिस तरीके से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे। तो तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये होगी कि तुम स्वयं ही खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर महाकाल वहां से चला गया, क्योंकि अब महाकाल के पास
पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। इसके बाद पंडित ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और यथाशक्ति उसके क्रियाक्रम करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय खोजता है। तो पंडित ने भी वही किया। क्योंकि पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। पंडित ने सोचा, राजा के पास तो बहुत सारे ज्ञानी मंत्री हैं, वह मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेंगे। पंडित यही सब सोचता हुआ राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा से सारी घटना कह सुनाता है। राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सबने विचार करके कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने बाद होगी। लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु भी नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी सही लगी। इसके बाद पंडित के रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर दी गई और राजा के आदेश के बिना पंडित से किसी को नहीं मिलने दिया जाता था। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि पंडित को ये न लगे कि वो राजा की कैद में है। परंतु पंडित डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे दिन गुजरे और पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। तो जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी उसके एक रात पहले पंडित डर के मारे जल्दी सो गया ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए ताकि मृत्यु टल सके। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और अपनी इस बीमारी के बारे में वह स्वयं ही नहीं जानता था। तो फिर राजा, मंत्री या किसी व्यक्ति को इसके बारे में बताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था, इसलिए वह पिछले कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पाया था। और नींद में चलने की बीमारी भी तभी होती है जब व्यक्ति ठीक से सो नहीं पा रहा हो। तो उस रात को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गया। क्योंकि पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने नहीं रोका और ना ही किसी तरह की पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ में बैठकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राजा के महल के पास पहुंच गया। उस महल के पहरेदारों ने भी उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि का अंतिम प्रहर होने के कारण गहरी नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंचा जहां राजा और रानी सो रहे थे। वहीं पंडित भी जाकर सो गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा तो वह बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने पंडित को कैद करने का आदेश दे दिया। पंडित गिरफ्तार हो गया। पंडित के तो होश उड़ गए। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह दूसरे राज्य में और राजा के शयन कक्ष तक कैसे पहुंचा। लेकिन वहां उसकी ये सब सुनने वाला कौन था। राजा पंडित के दरबार में पेश करने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद पंडित को दरबार में लाया गया। पंडित को देखते ही राजा इतना आग बबूला हो गया कि उसे फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म दे दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर राजा से बोला, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल तक कैसे पहुंचा। मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि आपके शयन कक्ष तक मैं कैसे आया और आपके महल के किसी पहरेदार या सैनिक ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और वो होनी भी जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता
कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है। राजा के इस प्रश्न के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीनों की सारी बात राजा को कह सुनाई और बोला, महाराज, मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वह राजा के शयन कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के साथ सो जाए। राजा को पंडित की बात सही लगी, परंतु उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए महाकाल और उसके द्वारा अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की कहानी बना रहा है। इसलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज ही तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि महाकाल यमदूत ने तुम्हें कहा था, तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि जिस राज्य से पंडित आया था उस राज्य का राजा इस राजा का मित्र था। इसलिए इस राजा ने तुरंत अपने कुछ सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेजकर पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। भेजे गए सैनिक शाम तक लौटे और उन्होंने राजा को बताया कि महाराज, पंडित जो कुछ भी कह रहा है वो सब सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 6 महीनों से पंडित के रहने की सारी व्यवस्था अपने ही महल में कर रखी थी। पंडित राजा का खास मेहमान था। कल शाम राजा आखिरी बार पंडित से उसके कक्ष में मिले थे और उसके बाद ये इस राज्य में कैसे पहुंच गया इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा देना ठीक नहीं है। लेकिन राजा के सामने एक नई समस्या थी, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अगर पंडित को फांसी नहीं दी जाती तो राजा के वचन का अपमान हो जाएगा। लेकिन अगर राजा की बात का मान रखा जाए तो बेवजह ही एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में सुझाव मांगा, तो मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया, पंडित को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी लगवा दी जाए। इससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों का ये सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दे दिया। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग बहुत खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन खाली जाएगा। पंडित को भी पूर्ण विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। इसलिए वह भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। जैसा कि महाकाल ने भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की एक नस सूत के धागे के झटके से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और पंडित को मरता हुआ देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना तो घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था और महाकाल की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। श्री भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी भी सावधानी रखें, कितना ही उपाय कर लें, लेकिन घटना और घटना की पूरी कहानी पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। दोस्तों, शायद ही इसलिए भगवान ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। अगर पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता तो 6 महीने तक राजा के महल में कैद रहकर डर डर कर जीने की बजाय ज़्यादा बेहतर जीवन जीता। नमो बुद्धाय।